टॉपिक अपना कृत्रिम वृक्क, रुधिर अपोहन, आर्टिफिशियल किडनी, हीमोडायलिसिस। इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। 10th क्लास का बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आज समझते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को आर्टिफिशियल किडनी की आवश्यकता पड़ती है, डॉक्टर किस प्रकार से किस टेक्निक को काम में लेते हैं। देखो, जब वृक्क काम नहीं करें, वृक्क के काम नहीं करने पर यदि किडनियां अच्छे से काम नहीं करेंगी, वृक्क के काम नहीं करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। रक्त में, लिख रहा हूँ, रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है जिसे यूरेमिया कहते हैं। तो एक डिसऑर्डर हो जाता है जिसका नाम है यूरेमिया। आपको बड़े ही ध्यान से रखना है इसको। देखो क्या है, जब वृक्क ढंग से काम नहीं करते हैं तो रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है जिसे यूरेमिया के नाम से जानते हैं। अब यूरिया एक नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होता है जो विषैला होने के साथ साथ में बहुत अधिक हानिकारक होता है। यदि किडनी काम नहीं करेंगे तो रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ेगी। अब इस यूरिया की मात्रा को शरीर से कैसे बाहर निकाल सकते हैं, तो रक्त में बढ़ी हुई यूरिया की मात्रा को या रुधिर को फिल्टर करने के लिए जिस आर्टिफिशियल टेक्निक को काम में लेते हैं उसे कहा जाता है कृत्रिम वृक्क, या जिसको हम क्या बोलते हैं, रुधिर अपोहन बोलते हैं। इसको रुधिर अपोहन क्यों बोला जाता है कि रुधिर में उपस्थित नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ यानी यूरिया को पृथक करने के लिए जिस विधि को काम में लेते हैं वो विधि अपोहनी विधि होती है, अर्थात डायलिसिस होती है। और अपोहन किसका किया जाएगा, रुधिर का, इसलिए नाम पड़ गया इसका हीमोडायलिसिस या रुधिर अपोहन। इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि किस टेक्निक के द्वारा रुधिर अपोहन किया जाता है या फिर आर्टिफिशियल किडनी किस प्रकार से बनाई जाती है। देखो समझते हैं। सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं हम, और ये बॉक्स किसको दर्शाता है इस पर हम चर्चा करते हैं। आपको इस प्रकार से एक डायग्राम बनाना है। ये रेखाओं का निरूपण आपको इस प्रकार से एक बॉक्स बना लेना है। बहुत ही सिंपल सा ये आरेखीय निरूपण है। अब इसके सामने ऐसे लेकर के आपको इसके सामने जैसे ही इस साइड में बॉक्स बनाए उसी प्रकार के बॉक्स इस साइड में आपको बना लेने। इतना काम हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो क्या होगा, इसके अंदर आपको नलिकाकार संरचनाओं को दर्शाना है। इस प्रकार से इसके बीच में नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। फिर आपको ये काम करना है, इस बॉक्स को यहाँ तक रखना है। फिर इसके बाद में इस प्रकार की संरचना आपको बनानी है। आर्टिफिशियल किडनी हम यहाँ पर बनाते हैं। ये आर्टिफिशियल किडनी होगी। यहाँ पर एक विशेष प्रकार का बर्तन इसमें लगा होता है, पात्र लगा होता है, जिसके अंदर एक विशेष द्रव्य को भरा जाएगा जिसको हम अपोहनी द्रव्य के नाम से जानते हैं। ये इसके अंदर सॉल्यूशन है। ये जो विलियन है इसको हम बोलेंगे ताज़ा अपोहनी या अपोहन विलियन। ये वाला जो भाग है यहाँ से इसके अंदर इस नलिका के माध्यम से एक दूसरा बर्तन जोड़ा जाएगा या पात्र जोड़ा जाएगा। ये आर्टिफिशियल किडनी होती है। अपोहन के बाद का विलियन, अपोहन के बाद का विलियन, ये आर्टिफिशियल किडनी। अब देखो क्या काम करते हैं, इस विधि को किस प्रकार से काम में लेते हैं। सबसे पहले एक टेक्निक काम में लेंगे कि शरीर की किसी एक मुख्य धमनी से, हम क्या काम करेंगे, रुधिर को निकालेंगे। इस प्रकार से वो रुधिर आएगा और ये धमनी से पंप तक का मार्ग है, धमनी से पंप तक का मार्ग। समझना पॉइंट को। ये जो बॉक्स दिखाया मैंने, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले शरीर की एक मुख्य धमनी से रुधिर को अलग करेंगे। वो रुधिर इस प्रकार से हम आता हुआ दर्शा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हाथ की धमनी से हम क्या निकाल रहे हैं, रुधिर को निकाल रहे हैं, जिसके अंदर क्या है, यूरिया मिली हुई है। सबसे पहले क्या काम किया जाएगा, एक शरीर की मुख्य धमनी से रक्त को निकाल करके 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करेंगे। पहला प्रोसेस इसका क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करेंगे और इसके अंदर हम क्या मिला देंगे, हिपेरिन मिला देंगे। क्या मिलाया जाएगा, हिपेरिन। और हिपेरिन को कहा जाता है प्रतिस्कंदक पदार्थ। ध्यान देना, प्रतिस्कंदन पदार्थ कहा जाता है। प्रतिस्कंदक पदार्थ क्या होता है, यानी रुधिर में 2 प्रकार के कारक पाए जाते हैं। एक स्कंदक कारक होता है और दूसरा प्रतिस्कंदक कारक होता है। स्कंदक कारक का काम होता है रुधिर का थक्का बनाना
और प्रतिस्कंदक कारक का काम होता है रुधिर का थक्का घोलना, यानी शरीर के अंदर रुधिर प्रवाहित होता रहता है, उसको अनावश्यक जमने से रोकने के लिए प्रतिस्कंदक पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, हिपेरिन। तो सबसे पहले क्या काम किया जाएगा, शरीर की मुख्य धमनी से रुधिर को निकाला जाएगा और उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक ठंडा करेंगे और उसके अंदर क्या मिला देंगे, हम हिपेरिन या प्रतिस्कंदक कारक मिला देंगे। अब देखो आपको दिखाया गया है यहाँ पर कि ये धमनी से पंप तक का मार्ग है। अब इसको क्या किया जाएगा, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है इस चित्र के अंदर, ये जो आपको वर्ताकार आयताकार, ये जो आयताकार नलिकाएं दिखाई दे रही हैं, इन आयताकार नलिकाओं को कहा जाता है सेलोफेन की झिल्ली की बनी होती है, या तो ये किसकी होती है, सेलोफेन झिल्ली, या फिर ये होती है अर्धपारगम्य झिल्ली। बड़े ही गौर से समझना, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, किस प्रकार से आर्टिफिशियल किडनी बनती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य का मतलब क्या है कि ये जो नलिकाकार झिल्लियां हैं या फिर ये सेलोफेन से निर्मित जो झिल्लियां होती है, ये प्रोटीन के लिए अपारगम्य होती हैं। प्रोटीन के लिए क्या होती हैं, अपारगम्य, जबकि यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, अन्य खनिज लवणों के लिए पारगम्य होती हैं। अब क्या होगा, इस रक्त को किस में डाल देंगे, विभिन्न प्रकार की नलिकाकार या सेलोफेन नलिकाओं से बनी हुई आर्टिफिशियल किडनी के अंदर इसको डाला जाता है। इन नलिकाओं के बीच में जो द्रव्य भरा रहता है उसको अपोहन द्रव्य के नाम से जानते हैं। कैसा द्रव्य होता है, अपोहनी द्रव्य होता है। अब देखो रुधिर इसके अंदर आएगा, जिसके अंदर यूरिया भी उपस्थित है, सारे पदार्थ होते हैं। इसमें से क्या होगा, जितने भी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो इसके अंदर मिले हुए हैं, जैसे यूरिया है, यूरिक अम्ल है, क्रिएटिनिन पदार्थ है और इसमें पाए जाने वाले अन्य खनिज लवण, ये सारे के सारे इन नलिकाओं से छन छन करके इस अपोहनी द्रव्य में आ जाते हैं। बिल्कुल सिंपल सा स्टेटमेंट है। आप देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ताजा अपोहन विलयन। ये जो टंकी है, इससे इस किडनी को क्या मिलता रहेगा, लगातार अपोहनी द्रव्य मिलता रहेगा, जो इन नलिकाओं के बीच में पाया जाता है। जैसे रुधिर आएगा, वो रुधिर इन सेलोफेन नलिका से या फिर अर्धपारगम्य झिल्ली से छन करके किस में आ जाएगा, अपोहनी द्रव्य में। छनन की प्रक्रिया होने के बाद में यहाँ से जो द्रव्य बन गया उसको एक अन्य पात्र में डाल दिया जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा गया अपोहन के बाद का विलयन, यानी यहाँ पर फिल्ट्रेशन की जो घटना थी वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ये कहानी हुई। इसके अलावा देखो, इसको समझो कि इस प्रकार से ये जो विलयन है इसके अंदर इकट्ठा कर दिया गया। अपोहन की घटना पूर्ण होने के बाद में, अपोहन की घटना पूर्ण होने के बाद में ये जो शेष विलयन बचा है इसको हल्का गर्म करेंगे, लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करेंगे। हल्का गर्म करने के बाद में इसके अंदर एंटी हिपेरिन मिला दिया जाएगा या फिर एंटी स्कंदक कारक मिला दिया जाएगा, या प्रतिस्कंदक कारक जो लिखा हुआ ना, ये इसके अंदर मिलाएंगे और मिला करके वापिस शरीर की मुख्य शिरा में इसको छोड़ दिया जाएगा। ये जो नलिकाकार संरचना है ये पात्र से शिरा तक का मार्ग है, पात्र से शिरा तक का मार्ग है, शिरा तक का। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, धमनी से पंप तक का मार्ग, और यहाँ पर पात्र से किस तक का मार्ग है, ये शिरा तक का मार्ग है। इस प्रकार से आर्टिफिशियल किडनी बनाई जाती है जो रुधिर में उपस्थित यूरिया को अलग करने का काम करती है। ये जो आर्टिफिशियल किडनी होती है ये नेचुरल जो किडनी होती है, यानी जो प्राकृतिक किडनी होती है उसके समान होती है। बस डिफरेंस इतना है कि इसके अंदर चयनात्मक पुनः अवशोषण नहीं होता। देखो चयनात्मक पुनः अवशोषण का मतलब आप यहाँ समझो। देखो मैंने आपको बताया था कि जब मूत्र का निर्माण की घटना होती है तो वो घटना किसके अंदर होती है, मूत्र का निर्माण किस में होगा, नेफ्रॉन के अंदर। नेफ्रॉन को हम क्या बोलते हैं, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। नेफ्रॉन का जो ऊपर वाला भाग है, बोमेन संपुट वाला भाग, इसमें छनन की प्रक्रिया या फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है। बड़े गौर से समझना, यहाँ पर छनन की फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है। तो छनन और फिल्ट्रेशन तो यहाँ पर हुआ। कैसे, जो आर्टिफिशियल किडनी बनाई उसके अंदर जो आपको ये नलिकाकार भाग दिखाई दे रहा है, जो किसका बना होता है, सेलोफेन झिल्ली का या अर्धपारगम्य झिल्ली का बना होता है। इसमें छनन की प्रक्रिया हो रही है। यदि आपने गौर से समझा हो, इसको पढ़ा हो कि ये क्या बता रहा है कि ये जो नलिकाकार संरचनाएं होती हैं ये प्रोटीन के लिए अपारगम्य, लेकिन यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, अन्य खनिज लवणों के लिए पारगम्य होती है। इसका मतलब फिल्ट्रेशन तो हुआ है, फिल्ट्रेशन हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फिल्ट्रेशन की विधि तो किसके अंदर, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल दोनों किडनी के अंदर पाई जाती है। अब इसके बाद देखो क्या हुआ, फिल्ट्रेशन के बाद में जो तरल या जो निस्सेंद होता है वो किसके अंदर आता है, पीसीटी, हेलने की लूप और डीसीटी के अंदर आता है। और ये पीसीटी, हेलने का लूप और डीसीटी जो होता है ये नेफ्रॉन का वह नलिकाकार संरचनात्मक भाग होता है जिसके द्वारा आवश्यक पदार्थों को पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, रीएब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। लेकिन आर्टिफिशियल किडनी के अंदर
पुनः अवशोषण की क्षमता या शक्ति नहीं पाई जाती है। बिल्कुल समझ में आया होगा। ये एक डिफरेंस ही ऐसा है जो इन दोनों को अलग करने का काम करता है। यानी आर्टिफिशियल किडनी नेचुरल किडनी से किस प्रकार से भिन्न है, तो आपको लिखना होगा कि आर्टिफिशियल किडनी के अंदर पुनः अवशोषण या रिसिलेक्टेबल की पोजीशन नहीं पाई जाती है, ये पुनः अवशोषण नहीं कर सकती है। ये कहानी हुई। अब दूसरी बात यह है, क्या हम आर्टिफिशियल से किसी व्यक्ति के जीवन को बचा सकते हैं? देखो, आर्टिफिशियल जो किडनी यदि हम यूज कर रहे हैं तो किसी रोगी को बचाया तो नहीं जा सकता, लेकिन उसके जीवन काल को कुछ समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। कुछ समय के लिए क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता है, ये कुछ समय के लिए हम इसको काम में ले सकते हैं। तो ये जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है ये आर्टिफिशियल किडनी है और रुधिर का छनन होता है, इसलिए इसको किसके नाम से जाना गया? रुधिर अपोहनी द्रव्य के नाम से या रुधिर अपोहनी विधि के नाम से जाना जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस, सबसे पहला काम ये होगा, शरीर की मुख्य धमनी से रुधिर को निकालेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करेंगे और उसके अंदर हिपेरिन यानी प्रतिस्कंदक मिला देंगे। इसके बाद में इसको शरीर जो आर्टिफिशियल किडनी बनाई गई है, ये सेलोफेन की जो नलियां या झिल्लियां होती हैं इनके अंदर रुधिर को ला करके छोड़ा जाएगा और यहाँ पर से क्या होगा, यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थ छन करके किसके अंदर आ जाते हैं? अपोहनी द्रव्य में। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो रुधिर यहाँ पर आता है आर्टिफिशियल किडनी में, इनमें से अपशिष्ट पदार्थ अलग हो जाते हैं। इस विधि को अपोहनी विधि के नाम से जाना जाता है। जैसे ही अपोहनी विधि में इन पदार्थों का अलग अलग प्रकार से निरूपण हो जाता है तो अपशिष्ट पदार्थों को एक अन्य टंकी या पात्र में रखा जाता है। तो आपको सामने इस चित्र में दिख रहा है कि अपोहन के बाद का विलयन एक दूसरी टंकी में रखा जाएगा, समय समय पर उसको निष्कासित कर दिया जाएगा। अपोहन होने के बाद में ये जो सेलोफेन की जो नलियां हैं या फिर आर्टिफिशियल किडनी जो होती है, इसमें बचे हुए विलयन को वापस किसके माध्यम से, यानी एक सीरा के माध्यम से शरीर में छोड़ दिया जाता है। ये लगातार सर्कुलेशन होता रहता है और अपशिष्ट पदार्थों को आर्टिफिशियल किडनी के माध्यम से शरीर से अलग कर लिया जाता है। यह सिंपल सा पॉइंट था कि आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है। अब इसके बाद में इसी चैप्टर का अगला टॉपिक है कि पादपों में उत्सर्जन किस विधि के द्वारा होता है? एक्सक्रीशन इन प्लांट्स बाय मेथड्स, यानी किस विधि के द्वारा पादपों के अंदर उत्सर्जन होगा। तो आपको एक पॉइंट तो ये समझना कि जिस प्रकार से जंतुओं के अंदर उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है उस प्रकार से अत्यधिक विकसित प्रकार का कोई भी सिस्टम प्लांट के अंदर नहीं पाया जाता जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करता हो। तो फिर ये किस विधि के द्वारा, तो ये निम्न प्रकार से क्या करता है, हम बात करेंगे वो निम्न प्रकार कौन से, यानी निम्न प्रकार से ये क्या करता है, प्लांट अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम है करता है। सबसे पहले देखो मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, ऑक्सीजन गैस O2। क्या O2 हानिकारक है? O2 हानिकारक तो नहीं है, लेकिन जब दिन के समय पेड़ पौधे बार बार प्रकाश संश्लेषण की घटना करते हैं तो सह उत्पाद के रूप में या उत्पाद के रूप में पेड़ पौधे किसका निर्माण करते हैं? ऑक्सीजन गैस का। अत्यधिक ऑक्सीजन गैस जो है वो पेड़ पौधों के लिए काम की नहीं है या लाभदायक नहीं है, तो वो क्या काम करते हैं, रंध्रों की सहायता से वायुमंडल में ऑक्सीजन का क्या कर देते हैं, उत्सर्जन। क्या कर देते हैं? उत्सर्जन। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ कि पेड़ पौधे अतिरिक्त ऑक्सीजन गैस को पत्तियों में या फिर वायवीय भागों में पाए जाने वाले रंध्रों के द्वारा वायुमंडल में क्या कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, रात्रि के समय CO2 गैस का निर्माण पेड़ पौधों में होता है। CO2 गैस एक अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ होता है, इसको भी क्या करते हैं, रंध्रों की सहायता से ये क्या कर देते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हुआ कि पेड़ पौधे जब जड़ों के द्वारा जल को अवशोषित करते हैं तो अतिरिक्त जो जल की मात्रा होती है उनको या तो वाष्प के रूप में, जिसको हम कौन सी घटना बोलेंगे, वाष्पोत्सर्जन बोलेंगे, यानी पेड़ पौधे वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा अतिरिक्त जल को बाहर निकालने का काम है करते हैं। इसके अलावा बिंदु स्राव के रूप में, बिंदु स्राव का मतलब क्या हुआ कि जब जल का निष्कासन वाष्प के रूप में न होकर के जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में होता है तो उसको क्या कहा जाता है, बिंदु स्राव कहा जाता है। तो 4 नंबर पॉइंट अपने पास में क्या रहा, बिंदु स्राव। की बिंदु स्राव के रूप में भी अतिरिक्त जल को पौधे क्या करते हैं, पत्तियों के द्वारा या स्टोमेटा के द्वारा पौधे से के शरीर से बाहर निकालने का काम है करते हैं। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियों के अंदर अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं और वो अपशिष्ट पदार्थों को कैसे अलग करते हैं, तो इनके अंदर एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है, पत्ती का निर्मोचन कर देना।
पत्तिका निर्मोचन कर देने का मतलब ये होता है कि एक ऐसी अवस्था आती है जिस अवस्था में पत्तियों के अंदर हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थ यदि ज़्यादा मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं तो वे पेड़ पौधे क्या काम करते हैं, अपनी पत्तियों का त्याग कर देते हैं और पत्तियों के साथ में ही उसका क्या कर देते हैं, निष्कासन कर देते हैं। तो क्या काम करेंगे, यानी पत्तियों का त्याग करके या इनका निष्कासन करके अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम है करते हैं। इसके अलावा जो जाइलम जो होता है, जाइलम के अंदर रेजिन व गोंद जैसे पदार्थ जमा हो जाते हैं। जाइलम के अंदर क्या हो जाते हैं, रेजिन व गोंद जैसे पदार्थ जमा हो जाते हैं, तो इनको भी ये क्या कर देते हैं, निष्कासित कर देते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि पेड़ पौधों के अंदर कोई विशेष प्रकार का उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता है। पेड़ पौधे अपनी पत्तियों की सहायता से, अपने रंध्रों की सहायता से या वायव्य भागों की सहायता से अतिरिक्त जल को, रेजिन को, गोंद को, इन पदार्थों का निष्कासन करने का काम करते हैं। यह सिंपल सा पॉइंट रहा। अब इस चैप्टर का जो अंतिम टॉपिक है वो है अंगदान। अंगदान क्या है, देखो अंगदान, पहला तो पॉइंट ये है कि विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, प्रति वर्ष 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। ये वैश्विक प्रकार का प्रकरण हुआ, यानी प्रत्येक देश के अंदर इस प्रकार की विधि काम में ली जाती है, यानी लोग क्या करते हैं, अंगों का दान करते हैं। तो विश्व स्तर के ऊपर 13 अगस्त को प्रति वर्ष अंगदान दिवस मनाया जाता है। जब किसी व्यक्ति का कोई अंग ढंग से काम नहीं कर रहा हो या कोई अंग खराब हो जाता है तो जरूरतमंद व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अंग का दान करना क्या कहलाता है, अंगदान कहलाता है। ये जो होता है, जो दाता प्राणी होता है, उसकी खुद की इच्छा व परिवार की इच्छा पर निर्भर करता है। आपको पॉइंट याद रखना है कि अंगदान में लिंग और उम्र का कोई रोल नहीं है। कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, अंगदान कर सकता है। देखो क्या कौन कौन से ऐसे अंग हैं, तो आपको याद रखना है कि कॉर्निया का दान किया जा सकता है। किसका दान किया जा सकता है, कॉर्निया का। और सबसे अधिक जो अंग प्रत्यारोपण होता है वो किसका होता है, किडनी का होता है। इसके अलावा अग्नाशय का दान किया जा सकता है, अग्नाशय का दान किया जा सकता है। यकृत का कुछ भाग, फेफड़े, अस्थि मज्जा, इन अंगों का दान किया जा सकता है। देखो अंगदान की विधि ये है कि अंगदान कौन कर सकता है, ऐसा व्यक्ति जिसकी तुरंत अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, या फिर ऐसी घटना जिसमें डॉक्टर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क की मृत्यु को घोषित कर देता है कि इसके मस्तिष्क जो है वो अभी मर चुका है, वो व्यक्ति क्या कर सकता है, दान कर सकता है। इसके अलावा जीवित अवस्था में यदि मैं बात करूं तो किडनी का दान किया जा सकता है। लीवर का कुछ भाग जिसके अंदर रीजनरेशन की प्रोसेस पाई जाती है उसका दान किया जा सकता है। अस्थि मज्जा का दान किया जा सकता है। ये छोटा सा टॉपिक था अंगदान वाला। तो ये अपना जो चैप्टर चल रहा था जैव प्रक्रम का अंतिम टॉपिक था एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब हुआ उत्सर्जन, कि उत्सर्जन क्या होता है और उत्सर्जन करने वाले अंगों का समूह क्या कहलाता है, किस प्रकार से जीव उत्सर्जन करते हैं। तो अपना टॉपिक रहा था किडनी के बारे में, हमने पढ़ा था यदि किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो जाए तो कौन सी विधि के द्वारा आर्टिफिशियल किडनी बनाएंगे, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, रुधिर अपोहनी विधि बोल सकते हैं। उसके माध्यम से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है। फिर आगे का टॉपिक रहा कि पादपों में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। अंतिम अपना टॉपिक रहा था अंगदान। अब कल की ऑनलाइन क्लास में नए चैप्टर के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए पूरे वीडियो को देखना है। जहां कहीं भी समस्या नीचे कमेंट में बताना है। कमेंट आपके बहुत अच्छे आ रहे हैं, आपका आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब क्लासें बेहतरीन से बेहतरीन चलती जा रही हैं। इसी प्रकार से आप जुड़ते रहिए, हमारे मनोबल को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।